ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद अब गाजा में क्या शांति होगी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल एक दावा किया है कि इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है इसमें गाजा में 60 दिनों की सीज फायर पर सहमति बन गई है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। ट्रंप ने इस मसले को लेकर हमास को बाकायदा चेतावनी भी जारी की है और उन्होंने कहा है कि स्थिति और बिगड़ने से पहले इस समझौते को स्वीकार कर लो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, बेस्ट पॉसिबल चुनाव होगा। इससे यहां से स्थिति और खराब ही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि मेरे प्रतिनिधियों ने गाजा इजराइल के मुद्दे पर इजरायली नेताओं के साथ एक लंबी और कारगर बैठक की है। इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति व्यक्त की है। इसके दौरान हम युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे। कतर और मिस्र इसमें इनके नेता जो हैं जिन्होंने शांति लाने के लिए बहुत मेहनत की है, इस अंतिम प्रस्ताव को पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट की भलाई के लिए हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा। ये तो बात हो गई। अब आप जानना चाहेंगे कि इस पर हमास ने और इजराइल ने कहा क्या है। ट्रंप चाहते हैं 60 दिन के लिए कम से कम खामोश हो जाओ, 60 दिन के लिए लड़ो मत, और इस 60 दिन लड़ाई नहीं होगी तो कतर और इजिप्ट जो है इनके जरिए हम डिप्लोमेसी को आगे बढ़ावा देंगे और हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में कुछ स्थायी करार भी हो जाए। वो चाहते ही हैं दरअसल ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे जिसके तहत पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक समझौते की और एक पैलेस्टीनियन स्टेट की भी एक भूमिका बन सकती है, उसको आगे बढ़ाया जाए। उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है इसी काम से। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के लिए नोबेल पीस प्राइज मिलेगा नहीं, तो नोबेल प्राइज मिलना नहीं है। नहीं, ये वाला काम करा देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इजराइल ये कहता है मेरे बंधक वापस करो, सारे बंधक वापस करो। दूसरा उसने 2 कस्में खाई थी 7 अक्टूबर के हमले के बाद कि मैं अपने सारे बंधकों को वापस लाऊंगा और मैं हमास को बर्बाद कर दूंगा। हमास बर्बाद हुआ नहीं है, हमास अभी भी जिंदा है। तो वो क्या इस शर्त को मान लेगा कि बगैर सारे बंधक वापस हुए, क्योंकि सारे बंधक वापस नहीं हो रहे हैं, इसमें कहा गया है 10 बंधक वापस होंगे। अभी 50 लोग इजरायली कम से कम उसके कब्जे में हैं, हमास के कब्जे में। उसमें से कितने जिंदा हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन 50 लोग हैं। इसमें कहा गया है कि शुरुआत में 8 लोग और अंत में 2 लोग वापस करेगा हमास, और इसके बदले में इजराइल कुछ बंधक छोड़ेगा। हमास कहता है कि मुझे 60 दिन की सीज फायर नहीं चाहिए, उससे कहो कि लड़ाई पूरी तरह बंद करे। नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है। तो सर ट्रंप ये वाला काम करवा पाएंगे? देखिए, ऐसा ट्रंप हमेशा धमकी देते हैं। आपने कहीं इसमें देखा कोई ऐसा समझौता इस तरह से ट्वीट के थ्रू थोड़ी ना होता है सौरभ। समझौता होता है जब लोग बैठते हैं, बात करते हैं, उससे पूरी चर्चा होती है। चर्चा करने के लिए कोई गया है, इन्होंने अपने नोबेल प्राइज के चक्कर में बस ये ट्वीट कर देते हैं। अब ट्वीट हो गया है, लेकिन समझौता होना बड़ा मुश्किल है कि नेतन्याहू के लिए हमास को ख़त्म करना पहली उनकी जिम्मेदारी है। और दूसरी जो उन्होंने अपने देश को बोला हुआ है कि हम सारे बंधकों को वापस लाएंगे, वो अभी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। तो और ये लड़ाई उनके पूरे कब्जे में है। और एक तरफ और देखिए, ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, सारे आ रहे हैं प्लेन्स, वहां मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं जिसमें अम्यूनिशंस वापस आ रहे हैं इजराइल के पास रीआर्म करने के लिए। क्योंकि जो आपका उनका आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 1, एरो 2 और जो थर्ड है, ये सारे सिस्टम्स में इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं वो कम हो चुकी हैं, तो उनकी भरपाई भी हो रही है। डेविड जो उनका ये जो आपका आयरन बीम है वो भी चालू हो चुका है। तो इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है और सक्षम कर रहा है अपने आप को कि एक लंबी लड़ाई अगर आगे हो तो उसको लड़ सके। सर, इसमें विड्रॉल भी शर्त है कि गाजा की कुछ टेरिटरी से पीछे हटेगा इजराइल। ये कैसे स्वीकार कर लेगा वो? देखिए, उसी टेरिटरी से वो पीछे हटेगा जहां उसने सब कुछ कर दिया, क्योंकि गाजा जो है ज्यादातर पाताल लोक में है, वो सारा बंकर्स में है, वो टनल्स में है। टनल्स को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हमास पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। सबके सब अपने बिल में घुसे हुए हैं और वो उनके रास्ते सप्लाई चेन्स हैं। तो इजराइल तभी मानेगा जब तक कि वो सप्लाई चेन्स को कट ऑफ करके उन जो लोग बचे हुए हैं उनको एक तरह घेराबंदी करके। और जहां तक इजराइल का सवाल है, अगर आप उनकी मीडिया से, उनके ऑफिसर से बात करिए, वो कहते हैं अब हम यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका एक बहुत दुखद अनुभव हुआ है जब वो वापस चले गए थे। पहले तो इनके हाथ में ही था गाजा, 2005 तक तो इनके पास में था। हाँ। ये वापस गए, उसके बाद से इन लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को बनाया और उस तरह का अटैक हुआ। तो नेतन्याहू से उम्मीद करना कि वो मान जाएंगे और सीज फायर को इस तरीके से मान जाएंगे जब तक बंधक रिलीज नहीं होते हैं और जब तक हमास सरेंडर नहीं करता है इन फुल। सर, आज ये जो आपने लास्ट लाइन बोली, ये जो मैं खबर पढ़ रहा था तो मुझे सबसे पहले जो चीज स्ट्राइक करी वो ये कि ट्रंप किसके बीच में समझौता करा रहे हैं? एक देश और एक आतंकवादी संगठन के बीच में।
तुम आतंकवादी संगठन से बात करने को इजराइल को कह रहे हो, जिसके 1200 लोगों को एक दिन में कुछ घंटों में मार डाला था उसने। देखिए, एक तो अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि जो भी आपने जितना जिक्र किया इजराइल का, तो कम से कम सीज फायर के लिए वो कोई शर्त तो कर रहे हैं। हमारी तरह से नहीं है कि बिना शर्त के हमने सीज फायर कर लिया। तो ये तो एक अच्छी बात है कि वहाँ दिखाई दे रहा है। और अब आप जो बात कर रहे हैं, तो वो लड़ाई जिनके बीच में, उसी में तो सीज फायर होगा ना। ये आपकी बात ठीक है कि एक आतंकवादी संगठन है, हमास है, और उसके खिलाफ इजराइल लड़ रहा है और वो सारा, तो सीज फायर तो जो दो लोग लड़ रहे हैं उनके बीच में ही होगा। और कतर की भूमिका जब आती है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। यदि आप इजराइल और ईरान का जो चल रहा था, उसमें भी कतर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो कतर यदि वहाँ पर बीच में आता है, जैसा कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी इस बात की चर्चा की है, तो यदि कतर आता है तो मुझे लगता है कि ये सीज फायर की ओर बढ़ेंगे। और सीज फायर पर जब कंडीशंस पर भी बात होती है तो थोड़ा आगे पीछे चलता है कि कुछ बंधकों को रिहा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से तो युद्ध बंद अभी होने वाला नहीं है, इजराइल उस तरह से करने वाला नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन कतर की भूमिका के बाद मुझे ईरान के बाद तो आदमी हीरो बना हुआ है अपने देश। हाँ, तो वो हीरो बना हुआ है, लेकिन स्थिति भी कमजोर भी है। हीरो तो बाहर से बनते हैं ही सब लोग। क्या मतलब गाजा के लिहाज से क्या कमजोरी है इजराइल की? नहीं, वो ईरान के साथ जो लड़ाई हुई उसके बाद उनके ताकत में बहुत फर्क पड़ा है ना, उसमें मिलिट्री पावर में भी, और पूरी देश की आंतरिक जो व्यवस्था है उसमें भी बहुत परेशानी हुई है। हीरो बनना अलग बात होती है, देश को अंदर से देखना। जैसे पाकिस्तान भी तो हीरो, वो फील्ड मार्शल साहब अभी जो प्रमोट आपने किए हैं, तो वो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अलग बात है। लेकिन इजराइल को भी जरूरी है कि वो इस पर, क्योंकि कितनी जगह लड़ाई लड़ेगा इजराइल। आप कह रहे हैं नेतन्याहू के पास सीज फायर मानने की वजह हैं? मुझे ऐसा लगता है। नहीं, देखिए, सीज फायर तो अंत में होना ही चाहिए और होता ही है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि अमेरिका, जब आप किसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, आप कह रहे हैं कि हम उनको हथियार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे B-2 बॉम्बर जाकर इजराइल के लिए वो ध्वस्त करके आ गए, क्योंकि नीचे बंकर वो तबाह नहीं कर पाते, फोर्दो में या जो भी जगहें थी 3 वहाँ पर तबाह नहीं कर पाते। तो आप तो पार्टी हैं, और जब इस तरह से गुंडागर्दी करके कोई पीस टॉक की बात करता है तो वो होती नहीं। शक्ति चाहिए होती है, लेकिन शक्ति अगर किसी के पक्ष में हो गई तो कभी युद्ध नहीं रुका है, युद्ध रुक ही नहीं सकता है। अब सवाल यह है कि ये हो क्यों रहा है। एक तो नोबल वाला हिस्सा है, दूसरा यह है कि अभी ईरान पर पिछले 3 दिनों में लगातार हमले भी हुए हैं। ईरान कहता है वो इजराइल कह रहा है, ये इजराइल कह रहा है कि हमने नहीं किया हुआ है। दोनों देशों के बीच वहां भी अभी तनाव की स्थितियां हैं। ईरान से जिस तरह से अमेरिका विरोधी संगठन ज्यादा ताकतवर हो रहा है, वो न्यूक्लियर पावर से उसने उस जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उससे अपने आप को बाहर कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खुद चलाएगा। ऐसे में आप हमास के साथ डील की बात कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी को दिखाता है, अमेरिका की कमजोरी को दिखाता है। ये ठीक बात है कि इजराइल चूंकि चारों तरफ से लड़ रहा है, तो ताकत किसी की भी हो, अगर इस तरह के वॉर में जाएगा तो कितना खर्च, कितनी तरह की टेक्नोलॉजी, फिर उसका लॉस, तो नुकसान होता है। तो शायद दोनों अपनी तैयारी के लिए ये कर रहे हैं, और ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ज्यादा तैयारी के साथ ज्यादा खतरनाक युद्ध की तरफ मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक। सर, इस पर आपका कमेंट? मैं जी सर, मुझे तो लगता है कि नेतन्याहू तब तक ही सत्ता में बने हुए जब तक वो युद्ध लड़ते रहेंगे। इजराइल के अंदर भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जिस तरीके से ईरान से उन्होंने युद्ध लड़ा, तो इजराइल की एक बड़ी जनता भी चाहती है कि अब भाई शांति हो, युद्ध ना हो। लेकिन अब वो युद्ध में इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि फिलहाल उनके लिए बहुत आसान नहीं है वहां पर लेना, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने आतंकी हमला किया था, अब वो अगर पैर का कदम वापस खींचते तो देश के अंदर भी उनका विरोध होगा, और उन्हें चुनाव में भी जाना है। रूस तो है नहीं कि पुतिन राष्ट्रपति बन गए तो लगातार लड़ते रहेंगे। नॉर्मल होगा, सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा, नॉर्मल लाइफ होगी, तो नेतन्याहू को चुनाव में जाना पड़ेगा, और वो जानते हैं कि वो चुनाव में जाएंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है वो लगातार वॉर का डर दिखाते रहेंगे, माहौल बनाते रहेंगे, सत्ता में बने रहेंगे। और ये इजराइल की उनकी सत्ता में बने रहने के लिए इजराइल का लगातार युद्ध का माहौल बने रहना या युद्ध करते रहना बहुत जरूरी है।